नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट लोकेश शर्मा और मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरे साथ में जो दिखाई दे रहे हैं कपिल जी हैं, जो फ़िलहाल मेरे मांडव टूर के गाइड हैं आज के दिन, और इनके साथ मैं सफ़र पर आगे बढ़ रहा हूं। फ़िलहाल पहुंच चुका हूं लोहानी गुफ़ा पर, और लोहानी गुफ़ा के बारे में आपको मैं जल्दी कुछ बताता हूँ। और दोस्तों, मैं फ़िलहाल आपको लेकर आ गया हूँ लोहानी गुफ़ा पर, या इसे लोहानी गेट भी कहते हैं। वास्तव में ये जो रॉयल फैमिलीज़ होती थी, उनके लिए एग्ज़िट का पॉइंट होता था। और ये लोहानी इसलिए कही जाती है कि ये जो बेसाल्ट की चट्टानें जो उस समय डायनासोर युग में जो चट्टानें होती थी, लावा जो ज्वालामुखी से निकली हुई चट्टानें थी, वो हैं ये, और बेसाल्ट की हैं, और चूँकि लोहे जैसी दिखती है इस वजह से इसे लोहानी गुफ़ा भी कहते हैं। रॉयल फैमिली यहाँ से सुरक्षित निकलने के लिए रास्ते के रूप में अपनाती थी। इसका जो रास्ता है बेसिकली वो जहाज महल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो एक रास्ता जहाज महल चला जाता है, और जो लेफ्ट हैंड की तरफ टर्न लेता है, जहाँ की एक बुद्ध प्रतिमा लगी हुई छोटी सी, वहाँ से जब हम लेफ्ट टर्न लेते हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ने पर पहले लोहानी गुफ़ा आती है और उसके बाद सनसेट पॉइंट आता है। तो मैं फ़िलहाल लोहानी गुफ़ा पर हूँ। दोस्तों, इस तरह से ये लोहानी गुफ़ा का रास्ता बना हुआ है, कॉरिडोर टाइप से है जो नीचे चल के पहुँचता है। वहाँ पर पानी का एक झरना आपको दिखाई देगा, और सामने आपको वैली का खूबसूरत नज़ारा भी दिखाई देगा। और साथ ही ऐसा भी मानते हैं चूँकि जहाँ पानी होता है वहाँ पर जंगली जानवर भी आते हैं, तो यहाँ पर यहाँ के स्थानीय बाशिंदों की लैंग्वेज में नाहर आता है, यानी कि शेर आता है, लेकिन बेसिकली तेंदुआ होता है जो कितनी बार यहाँ पानी पीने आ जाता है। और ये आपको मैं दिखाता हूँ, इधर ये साइड से ऊपर से पानी आ रहा है जो नीचे बहता हुआ जाता है और गुफा में झरने का रूप ले लेता है। ये पेड़ नहीं होता तो इस वैली का एक बेहद खूबसूरत व्यू बनता, लेकिन फिर भी अभी भी नेचर की खूबसूरती आपको नज़र आ रही है। और ये इस तरह से पानी ऊपर से बहता हुआ आ रहा है जो आगे लोहानी गुफा में झरने का रूप ले लेगा। ये दोस्तों उस ज़माने की चट्टानें हैं, एकदम काली पत्थर की। रॉयल फैमिली यदि कहीं किसी का आक्रमण होता था तो इन्हें सुरक्षित रास्तों के रूप में निकलने के लिए इस्तेमाल करती थी। तो ये जो वैली में सामने आपको जो जंगल दिखाई दे रहा है, बेसिकली ये भी लोहानी जंगल कहलाता था। और इसके लोहानी जंगल होने के नाम के पीछे कहानी कुछ इस तरह से है कि यह इतना घना जंगल था कि इसे क्रॉस करके हवाएं भी नहीं आ पाती थी, यानी कि ये पूरी तरह से लोहे की तरह घना जंगल था। उस वजह से इसे लोहानी जंगल कहते थे। और इसके बाद में यहाँ ये लोहानी गुफाएं थी, और उसके बाद में लोहानी गेट होता था। दोस्तों, ये लोहानी गुफा के वहाँ झरना है, लेकिन वास्तव में जो लोहानी गुफा के ये जो है ये एग्ज़िट पॉइंट है। बाकी जिसे कहें कि ज़मीन के दरकने से या धंसने से बाकी चीज़ें तो बंद हो गई क्योंकि, लेकिन ये बेसाल्ट के थे, तो इनके जो एग्ज़िट पॉइंट है यानी कि बाहर निकलने के जो रास्ते हैं वो अभी तक बंद नहीं हुए। वो रास्ते अभी तक सामने खुले दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको वहाँ नज़दीक ले जाकर दिखाता हूँ। दोस्तों, इस तरह से ये बेहद प्राचीन ज्वालामुखी के समय की ये गुफाएं हैं। बेसाल्ट में कटिंग हुई है इनकी। ये सब एग्जिट पॉइंट हैं। बेसाल्ट के होने की वजह से एग्जिट पॉइंट खुले रह गए। पीछे जो ज़मीनें धंस गई उस वजह से रास्ता बंद हो गया, लेकिन इनके जो मुंह हैं वो अभी तक खुले हुए हैं, ओपन है।
इन सब चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी रहस्य और रोमांच की दुनिया में आ गए हों। सामने जो भग्नावशेष दिख रहा है वो लोहानी दरवाजे का भग्नावशेष है, अभी टूटी फूटी अवस्था में है। वहाँ से इस तरह से रास्ता ऊपर चढ़ते हुए आता है और यहाँ इस तरह से यहाँ ये इसकी एंट्री हो जाती थी और इस तरह से चलते हुए और फिर ऊपर तक निकल जाता था ये रास्ता। इस तरह से ये जगह जगह ये गुफाएं हैं जो एग्जिट पॉइंट है, जो आज भी ओपन है। दोस्तों मांडव में इस तरह से जगह जगह मांडव का जो सीताफल होता है, पूरे जंगल में मांडव में सीताफल के जो पेड़ हैं वो फैले हुए हैं और ये यहाँ के जो ट्राइब्स हैं उनकी आमदनी का एक बड़ा सोर्स है। मैं आ चुका हूँ फ़िलहाल तारापुर गेट पर। इस गेट का महत्व ये है कि यहाँ पर मांडव फोर्ट में एंट्री के लिए यहाँ इस रास्ते से पैदल आया जाता था। सामने जो वैली दिखाई दे रही उसमें नीचे की साइड से यदि किसी को ऊपर मांडव फोर्ट में आना होता था तो वो यहाँ से ऊपर आता था और इस गेट के सहारे वो मांडव फोर्ट के अंदर आता था। और इसके तारापुर नाम होने के पीछे की भी कुछ कहानियाँ हैं, मैं ऊपर चलकर अभी आपको बताता हूँ। यह इतनी ऊंचाई पर है कि ऐसा मानते हैं कि ऊपर भी तारे दिखाई देते थे और इससे नीचे भी तारे दिखाई देते थे, ऐसी मान्यता है, जिसके चलते इसका नाम तारापुर गेट रखा गया है। और इस तारापुर गेट तक पहुंचने के लिए मैं आपको थोड़ा सा अभी फ़िलहाल तो मैं यहीं से बता देता हूं कि जब आप नीलकंठ महादेव मंदिर के रास्ते पर आते हैं तो वहाँ राइट हैंड पे जो रास्ता है वो नीलकंठ महादेव मंदिर और सोनगढ़ के किले की ओर चला जाता है और जो लेफ्ट हैंड पर रास्ता डिवाइड होता है वो तारापुर गेट की ओर आता है। तो उस पर आगे बढ़ते हुए आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं। और एक दूसरे व्लॉग में मैंने यहाँ से वैली का खूबसूरत नज़ारा भी आपको करवाया है, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मैं जब दूसरा व्लॉग बनाऊँगा तो उसमें यहाँ की जो हिस्टोरिकल हिस्ट्री है उसके बारे में आपसे बात करूंगा। तो उसी चीज़ को मैं आपसे इस व्लॉग में शेयर कर रहा हूं। दोस्तों इस तरह से ये तारापुर गेट अंदर की तरफ जाता है। मांडव में आया और ये जो रास्ता है ये नीचे की तरफ जा रहा है, जो बाहर निकल जाएगा मांडू से उधर वैली में, और यही रास्ता जब आगे चलते हुए इधर से ये ऊपर चढ़ता है तो ये यहाँ से मांडव में इस तरह से एंट्री ले लेता है। तो यह इसका ऐतिहासिक महत्व था। अकबर ने जोधाबाई के साथ मांडव में एंट्री ली थी और जब वो यहाँ से आगे बढ़े तो आगे नीलकंठ महादेव मंदिर मिला था। वहाँ पर जोधाबाई ने उस शिवलिंग को देखकर मंदिर निर्माण की बात कही थी। तब अकबर ने उनकी बात मानते हुए वहाँ पर पठान शैली में उस मंदिर का निर्माण कराया था। मांडव में करीब 2 बार आए हैं, लेकिन जब पहली बार आए हैं तो इसी तारापुर वाले रास्ते से उन्होंने एंट्री ली थी। ब्लॉग में भी मैंने बताया था आपको कि ये तारापुर गेट पर जो अभिलेख है तो फ़ारसी में कुछ लिखा हुआ है। अब फ़ारसी मुझे आती नहीं है इसलिए मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, तो लेकिन शायद यहाँ पर इसी से संबंधित कुछ बातें होंगी, इस गेट से संबंधित, इस गेट का क्या महत्व है, किस तरह से क्या यहाँ पे होता था, शायद यही कुछ इस अभिलेख में होगा। और दोस्तों एक बार फिर से आपको तारापुर गेट से इस वैली का जो व्यू है वो दिखा देता हूँ। मुझे यह जगह पर्सनली बेहद पसंद है। मुझे लगता है कि यहाँ आकर आप घंटों घंटों इस वैली की खूबसूरती को निहार सकते हैं। और जब शाम होती है, जब हवाएं चलने लगती है, यदि मानसून का मौसम हो और पानी आए तो फिर फॉग बेहद नज़दीक आ जाता है, कितनी बार आप कवर हो जाते हैं। उन सब चीज़ों का जो मज़ा है उसे शब्दों में बांधना बेहद मुश्किल है। और दोस्तों मैं तारापुर गेट पर ऊपर की ओर चढ़ रहा हूँ। बेहद पतला सा पत्थर की सीढ़ियों वाला रास्ता है ये।
दोस्तों ये वही जो 72 किलोमीटर का जो परकोटा है, ये उसी का एक पार्ट है, ऐसा मुझे कपिल भाई बता रहे हैं उनके नॉलेज के आधार पर। और वो ऊपर पहुंच चुके हैं और अब मैं भी ऊपर पहुंचता हूं। और दोस्तों ये मैं तारापुर गेट के ऊपर आ चुका हूं और डेफिनेटली ये बेहद हाइट वाली या ऊंची वाली जगह है और शायद इसीलिए इसे कहा जाता होगा तारापुर गेट, क्योंकि इसमें आसमान में ऊपर, इस जगह से आसमान में ऊपर भी तारे दिखाई देते थे और इससे नीचे भी तारे दिखाई देते थे। तो इससे नीचे एकदम इस सेंस में तो नहीं कहें कि एकदम कैसे नीचे जाता होगा, लेकिन मैं आपको अभी बताता हूँ। कैमरा में रोल कर रहा हूँ, फिर से वापस आपको दूसरे एंगल पर लेकर जाता हूँ। अब आप देखिए ये जो व्यू है, अब इस ऊंचाई पर तारे वहाँ भी होंगे, इधर भी होंगे और वहाँ उस जगह भी तारे होंगे ठीक सामने। तो जब वो सामने जो तारा दिखाई दे रहा होगा तो वो डेफिनेटली या तो हमारे पैरेलल लेवल पे होगा या फिर हमारे नीचे। तो उस वजह से इसे तारापुर गेट कहा जाता था। तो दोस्तों ये ऐतिहासिक जगहों का, ऐतिहासिक स्थापत्य का अपना मज़ा होता है, उनकी अपनी कहानियाँ होती, ढेरों कहानियाँ। आप जितना ढूंढेंगे, जितना तलाशेंगे, उतनी मिलती चली जाएंगी। और जब आप इन कहानियों को सुनते हैं तो अपने आप को उस एरा में ले जाने से रोक नहीं पाते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, अमित जी कहते हैं कुछ दिन गुजारिए गुजरात में, तो मैं आपसे कहूँगा, चूँकि मैं मालवा का भी हूँ, इंदौर का भी हूँ, धार का भी हूँ, मध्य प्रदेश से भी हूँ, तो मैं कहूँगा आपसे कि कुछ दिन मध्य प्रदेश में और मालवा में भी ज़रूर गुजारिए। और यदि आपने कुछ दिन गुजारे तो यह जगहें आपको हर बार बुलाएंगी, बार बार बुलाएंगी। सामने तारापुर गेट का वो जो मैंने बताया था आपको, साइड से सीढ़ियाँ जा रही है जो ऊपर आ रहा है। तो ये इस तरह से सबसे ऊपर से व्यू ले रहा हूँ मैं आपके लिए। और दोस्तों मैं तारापुर गेट से वापस आया हूँ और जैसा कि मैंने बताया कि ये ट्रायंगल है, एक रास्ता तारापुर की ओर गया था और दूसरा रास्ता ये नीलकंठ महादेव मंदिर की ओर जा रहा है। नीलकंठ महादेव मंदिर से आप करीब 1 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो आपको सोनगढ़ का किला मिलेगा और मैं फ़िलहाल आपको लेकर चल रहा हूँ सोनगढ़ के किले की ओर। दोस्तों मैं फ़िलहाल आपको लेकर आ गया हूँ सोनगढ़ किले के गेट पर। जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में यहाँ से आपको वादियों की खूबसूरती बताई थी और मैंने आपसे कहा था कि मैं इसकी जो हिस्ट्री है वो अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा। तो इसके बारे में भी एक मज़ेदार कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ तक मालवा की सीमा लगती थी, वो सोनगढ़ के बाद गुजरात राज्य चालू हो जाता था उस ज़माने में। और 8वीं सदी में यहाँ पर आनंद देव वर्मन करके जो प्रतिहार शासकों के जो सामंत हुए वो यहाँ पर राज करते थे। तो उनके ज़माने में एक किसान को यहाँ पर एक खुरपी मिलती है और साथ ही एक पारस पत्थर मिलता है। उस पारस पत्थर के छूने से जो खुरपी है वो सोने की हो जाती है। वह किसान उस खुरपी को लेकर एक सुनार के पास जाता है और सुनार जब उसे देखता है तो वो पाता है कि यह पूरी सोने की हो चुकी है। वह सुनार उसे आनंद वर्मन के पास ले जाता है और जब आनंद वर्मन को वह खुरपी और वह पारस पत्थर मिलता है तो आनंद वर्मन उस पत्थर का इस्तेमाल अपनी प्रजा की भलाई के लिए करता है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सोने में कन्वर्ट कर देता है। तो जिसके चलते बाद में जब मांडव में लोग बसने लगे तो उन्हें यहाँ पर एक सिक्का, सोने का सिक्का और एक घर भेंट स्वरूप दिया जाता था। जिसके चलते ऐसा कहा जाता है कि जो मांडव की आबादी है वो करीब 10 लाख तक पहुँच चुकी थी और उस समय का यह एक बेहद बड़ा नगर होता था। दोस्तों वो जो गदा शाह के पास जो घी और तेल के जो कुएं की कहानी है वो भी इस सोनगढ़ के किले के ऊपर ही पाई जाती कि सोनगढ़ के किले पर ही उस साइड जाके वहाँ वो जो बेसाल्ट पत्थर के घी और तेल के कुएं हैं वो पाए जाते हैं। हालांकि अभी चूँकि वहाँ काफ़ी घना जंगल है और इस समय वहाँ जाना मुश्किल है, अदरवाइज़ मैं आपको वहाँ भी लेकर जाता और उन जगहों को दिखाता। और दोस्तों उस एरिया में वो घी और तेल के कुएं पाए जाते हैं और ये सोनगढ़ के किले से वादी का व्यू है। पहले भी मैं दूसरे व्लॉग में दिखा चुका हूँ, इसलिए आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। इसका हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस मुझे बताना था इस व्लॉग में, इसलिए मैं फिर से यहाँ पर आया हूँ। दोस्तों आपको सोनगढ़ किले में जो घी और तेल के कुएं हैं उनकी कहानी भी बता ही देता हूँ। जो गदा शाह साहब के बारे में बताया मैंने
तो जो गधा शाह और भैंसा शाह जो हुए थे, जो कि व्यापारी होते थे, तो उनकी माँ एक बार नर्मदा परिक्रमा के लिए निकली थी। ये जो मांडव से जो रास्ता जाता है नर्मदा परिक्रमा को कंप्लीट करता है, तो इसके चलते वो गुजरात तक पहुंची थी। तब गधा शाह ने और भैंसा शाह ने अपनी मूछ का बाल देते हुए अपनी माँ को कहा था कि यदि कहीं भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या कहीं कुछ कमी पड़ जाए तो इस मूछ के बाल को दे देना, आपका सारा काम हो जाएगा। तो जब वो गुजरात पहुंचती है और वहाँ उन्हें कुछ ज़रूरत पड़ती है तो वे उनके जो मूछ का बाल है उससे कुछ चीज़ों को लेना चाहती है, लेकिन तब वहाँ गुजरातियों के द्वारा कह दिया जाता है कि हम क्या करेंगे इस मूछ के बाल का। उनकी माँ उस जवाब को सुनती है और परिक्रमा के बाद फिर वहाँ से वापस लौटती है और यहाँ आकर गधा शाह और भैंसा शाह को यह बात बताती है कि तुम तो इतनी बड़ी बात कहते थे, तुम इतने बड़े व्यापारी हो, लेकिन तुम्हारी मूछ की बाल का कोई कीमत नहीं है। वहाँ मुझे इस तरह से अपमानित किया गया है। तब गधा शाह और भैंसा शाह को इतना गुस्सा आता है कि वो गुजरात जाते हैं और वहाँ से सारा घी और तेल खरीद कर ले आते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि गुजरात में उस समय दीपक को जलाने के लिए भी घी और तेल नहीं बचा था, तो वो घी और तेल वो यहाँ लाकर इन कुओं में संग्रहित करते हैं। आज की तारीख में उन कुओं में घी और तेल तो नहीं है, लेकिन आज भी ऐसा होता है कि जब उनमें पानी भरता है तो उस पानी के ऊपर की सतह पर आपको घी और तेल तैरता हुआ नज़र आता है। तो इस तरह की बेहद रोचक, मज़ेदार और मनोरंजक कहानियाँ भारतीय इतिहास में घट घट में, डग डग में छुपी हुई है। इसी तरह के व्लॉग्स में आपको मैं इस तरह की कहानियों से परिचित कराता चलूँगा। और दोस्तों, दिन लगभग समापन होने को लगभग 5 बजने वाले हैं और मैं एक ऐसे पॉइंट की ओर बढ़ रहा हूँ जहाँ से पैराग्लाइडिंग, पैरा मोटरिंग होती है, यानी कि मीराबाई की जिरात। ये जो रास्ता ऊपर जा रहा है ये मीराबाई की जिरात की ओर लेकर जाता है। और नीचे जब आप रानी रूपमती महल की ओर बढ़ते हैं तो बीच में एक जॉली महल आता है। वो जॉली महल बेसिकली वॉच टावर ही था। वहाँ से इसका रास्ता अंदर की ओर टर्न होता है और वो जो सामने दिख रहा है, जो टॉम्ब दिख रहा है आपको, वो जॉली महल है। वहाँ से चलते हुए इस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए फ़िलहाल मैं यहाँ तक आया हूँ। मीराबाई की जिरात थोड़ी सी अभी और ऊपर है, लेकिन यहाँ ये एक बेहद प्यारा सिनेमैटिक व्यू था। देख के मुझे लगा कि यदि मैंने इसे शूट नहीं किया तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा, तो उस वजह से मैं यहाँ रुक गया हूँ। और अब आप नेचर की खूबसूरती देखिए, माय गॉड, ऑसम। यहाँ से आपको पूरा जो मांडव है वो नज़र आता है। अलग अलग मकबरे, टॉम्ब, वो सामने जो आपको वाइट दिखाई दे रहा होगा वो होशंग शाह का मकबरा है जो अभी हम कवर करके आए हैं। सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आपको नज़र आते हैं, दूर दूर तक फैली हुई वादियाँ। ये बीच में जो मांडव का जो बड़ा तालाब है, बीच में ये आपको सागर तालाब दिखाई दे रहा है। और जबकि अभी इसमें पानी नहीं है, इसमें पानी होता है तो बीच में इसमें बोटिंग की सुविधा भी चालू की गई थी। अभी तो पता नहीं मुझे चलती है या नहीं चलती है। और दोस्तों, ये मीरा की जिरात है। पूरा दूर दूर तक फैला हुआ मैदान है। यहाँ पर हवाई पट्टी भी बनी हुई है, हेलीपैड बना हुआ है। और यहाँ पर जब मांडव उत्सव होता है, जो कि साल के अंत में होता है, उस समय यहाँ पर जो एडवेंचरस गतिविधियाँ होती हैं वो यहाँ से संचालित होती है। पैराग्लाइडिंग, पैरा मोटरिंग, क्योंकि ये एक बेहद ऊंची जगह है और काफ़ी जो दूर दूर तक फैला हुआ मैदान है। और यहाँ से फिर हवा में जंप ली जाती है और लोग उड़ने का मज़ा लेते हैं। मुझे पता था कि शायद यहाँ से वो व्यू नहीं बनेगा, उस वजह से मैंने नीचे के पॉइंट से आपको व्यू के दर्शन कराए। लेकिन अभी भी देखें, बेहद खूबसूरत नज़ारा है। सामने दूर दूर तक मांडव की फैली हुई पहाड़ियाँ और वादियाँ। दोस्तों, यदि आप मांडव टूर को प्लान करते हैं तो कम से कम 2 रात और 3 दिन के लिए प्लान करिए, जहाँ तक ये मेरा सजेशन है। यदि मांडव के सीज़न की बात करें तो 15 जुलाई से इसका अनुकूल सीज़न स्टार्ट होता है, जो करीब 15 फरवरी तक चलता है। यदि आप मानसून में आएंगे तो यहाँ की खूबसूरती के साथ यहाँ के झरने,
और नेचर की खूबसूरती का आप आनंद ले पाएंगे। यहाँ पर जो फॉग आ जाता है उसमें डूबना अपने आप में एक अनोखा आनंद है। यदि यहाँ ठहरने की बात करें तो मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपको कुछ उन अच्छी जगहों के बारे में बताऊंगा जहाँ आप इकोनॉमी बजट में और साथ ही एक्सक्लूसिव जगहों पर जहाँ पर ठहर सकते हैं। खाने पीने के बारे में भी मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा। यहाँ के दाल पानी फेमस है, जिसे शायद मैं आज शाम को या कल टेस्ट करूंगा और उसके बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरह से वो यहाँ पर तैयार होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं मांडव के बारे में। तो मांडव के लिए मैं आपको 2 नाइट और 3 दिन का इसलिए कह रहा हूँ कि जो एक दिन है वो आपका इस तरह से होगा कि उसमें आप जहाज महल को समझ लीजिए, क्योंकि जहाज महल यहाँ का सबसे बड़ा हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट से है, बेहद खूबसूरत है और एक टाइम टेकिंग जगह है। जब आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि उसे कंप्लीट करने में 2 से 3 घंटा लगता है। उसके बाद आप एक दो जगह और देख सकते हैं। दूसरे दिन आप जो यहाँ के छोटे छोटे जो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं उन्हें आप देख सकते हैं। तीसरा दिन, क्योंकि 2 रातें हो चुकी है, तीसरा दिन यदि आपके पास रहता है तो यहाँ जो नेचर की खूबसूरती है अलग अलग वादियों में फैली हुई, उस खूबसूरती को देखने की कोशिश करिए। उन्हें फिल्मिंग में, वीडियोग्राफी में अपनी रील्स के लिए इस्तेमाल करिए, आपको मज़ा आएगा। तो ओवरऑल मांडव को सिंगल डे ट्रिप मत मनाइए। मांडव के जो आसपास के लोग हैं, धार, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, ये लोग ज़रूर इसे एक लॉन्ग ड्राइव के रूप में लेते हैं। सुबह आते हैं और शाम को चले जाते हैं, क्योंकि बहुत बार उन्होंने मांडव देखा होता है। लेकिन यदि आप मध्य प्रदेश से बाहर के हैं और यदि मांडव आ रहे हैं तो कम से कम मेरा सजेशन रहेगा कि 2 दिन से कम यहाँ मत ठहरिए। और यदि आप 2 दिन यहाँ ठहरते हैं तो ये वर्थ होगा, आपको कहीं से कहीं तक भी डिसअपॉइंटमेंट महसूस नहीं होगा। चलता हूँ, आपसे जल्दी मिलता हूँ फिर किसी नए ब्लॉग पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल नोमैड लोकेश 99 सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगले कुछ साल बेहद मज़ेदार गुजरने वाले हैं। क्योंकि मैं मेरे ब्लॉगिंग के सफ़र पर जहाँ जहाँ भी जाऊँगा आपके लिए इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ब्लॉग्स बनाऊँगा। और यदि इसमें आपका साथ रहता है तो मेरा मोटिवेशन भी दुगना हो जाएगा और मुझे भी मज़ा आएगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस डबल मज़े के लिए नोमैड लोकेश 99 पर। गुड बाय, शब्बा खैर।